बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को शकील मिर्ज़ा का आदाब। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को क्लिक करें। शुक्रिया। हिंदुस्तान के 13 रियासतों में लॉकडाउन का आज पहला दिन है। 22 मार्च का जनता कर्फ्यू मजमूई तौर पर कामयाब रहा। पूरे मुल्क में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा तारी था। शाम 4 बजे से मुसलमानों ने मकान की छतों और बालकनियों से अज़ान दी और 5 बजे दीगर बरदरान वतन ने तालियां, थालियां और घंटियां बजाई। अगरचे कि ये ऐन नमाज असर का वक्त था और शब मिराज भी थी, इसके बावजूद मुसलमानों ने भी तालियां, थालियां, घंटियां बजाने में साथ दिया। बाज़ मुकामात पर जनता कर्फ्यू का लिहाज इससे खिलाफ वर्जी हुई कि तालियां, थालियां, घंटियां और शंख बजाने में लोगों ने जुलूस की शक्ल इख्तियार की, जबकि जनता कर्फ्यू का मकसद एक दूसरे से अलग थलग रहना था। अगर सोशल मीडिया पर दी गई इस खबर पर यकीन किया जाए तो खुशी होगी कि जनता कर्फ्यू के दौरान तालियां और घंटियों की आवाज़ से कोरोना वायरस का असर कम हुआ है। नासा के वेव डिटेक्टर और बायो सैटेलाइट की मदद से पता चलाया गया है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 कमज़ोर हुआ है। सोशल मीडिया की एक इत्तला के मुताबिक इटली में जहां सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, वहां के 18 अरबपतियों ने वायरस से निपटने के इक़दाम के लिए $28 मिलियन का अतिया दिया है। हिंदुस्तान में 138 अरबपति हैं और अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। इन हिंदुस्तानी अरबपतियों में बेशतर ऐसे हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तानी बैंक्स दिवालिया हो गए हैं और आम हिंदुस्तानी इनसे परेशान हैं। लाखों करोड़ इन्होंने बैंकों के डुबाए हैं। 22 मार्च को मुसलमानों ने भी जनता कर्फ्यू का मुकम्मल लिहाज रखा और मसाजिद में नमाज़ अदा की, मगर इंतहाई पुरअमन अंदाज में वह अपने घरों को लौट गए। फजर से इशा तक जमात में नमाज जुमे का मंजर था। शाहीन बाग में भी जनता कर्फ्यू कामयाब बनाने के लिए ख़वातीन महदूद तादाद में थीं। इन्होंने अपने दरमियान फ़ासला रखा था। अलबत्ता जितनी चौकियाँ शाहीन बाग कैंप में थीं, वहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए इनकी जूतियाँ और चप्पलें रखी गई थी। शाहीन बाग के करीब पेट्रोल बम भी फेंका गया और इस मरतबा भी दिल्ली पुलिस मौजूद थी और हस्बे रिवायत तमाशाई ही रही। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया। सफ़ेद राशन कार्ड वालों के लिए अनाज और रकम की इमदाद का वादा किया। अब देखना है कि सरकारी मुलाजिमीन किस हद तक ईमानदारी से ज़रूरतमंदों की इन अनाज और रकम पहुँचाते हैं। वैसे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो गरीब भी हैं और मुस्तहिक़ भी, जिनके छोटे मोटे कारोबार हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, या औसत तबके के वो लोग जिनकी तनख्वाहें पहली तारीख को मिलने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, इनके लिए ये वक्त बड़ा आजमाइशी है। कई NGOs की जानिब से ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम की जा रही है, मगर इसमें इस कदर रियाकारी और दिखावा है कि एक खुददार इंसान भूखे मर जाना गवारा कर सकता है, इनकी इमदाद कबूल नहीं कर सकता। मगर NGOs की मजबूरी है कि अगर वो रिलीफ़ की सरगर्मियों को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें तो इन्हें एहतियात नहीं मिलते। चीफ मिनिस्टर KCR की आला ज़रफ़ी की तारीफ़ करनी होगी कि इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के जानिब से किए गए फितना परवर सवाल का बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया। इनसे सवाल किया गया था कि इंडोनेशिया से तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के बाद हैदराबाद आने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है या नहीं। चीफ मिनिस्टर ने दो टोक लहजे में कहा कि इंडोनेशिया से आने वालों का टेस्ट किया गया, जो नेगेटिव निकला। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं। वो बाकायदा वीज़ा लेकर यहाँ पर आए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर जनता कर्फ्यू की सताइश भी की जा रही है और कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने 6 साल के दौरान हज़ारों करोड़ रुपये तशहीर पर, बैरूनी सफ़र पर ख़र्च किए। इतनी ही रकम से कम 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कम 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कायम किया जा सकते थे। अफसोस कि इस वक्त 120 करोड़ की आबादी में सिर्फ़ एक ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। 1952 में वायरस रिसर्च सेंटर के तौर पर रॉकफेलर फाउंडेशन और MCMR की बाहमी इश्तराक से कायम था। 1978 में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का नाम दिया गया।
اگرچہ کہ ہندوستان میں بعض ریاستوں میں وائرس ریسرچ سینٹر کا موقف بعض اداروں کو دیا گیا ہے جو ناکافی ہے۔ اسی دوران نوبل انعام یافتہ سائنسداں مائیکل لیوٹ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے ابھی تک جتنے لوگ مرے ہیں وہ دنیا کی آبادی کا 2% ہے، جبکہ ناقص غذا، ملیریا یا انفلوئنزا سے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ اس سائنسداں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ چین میں کورونا وائرس پر کب تک کنٹرول کر لیا جائے گا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ چین میں 80,000 افراد متاثر ہوں گے اور 3,250 کے لگ بھگ فوت ہوں گے، اور ان کی پیشن گوئی 100% کامیاب ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس پر اضطراب زیادہ ہے۔ ناظرین، ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ترجمان آل انڈیا نیشنل پرسنل لاء بورڈ، جو ازبکستان کے شہر تاشقند سے ہندوستان خصوصی جہاز سے واپس ہوئے تھے، انہیں دہلی میں ان کا ٹیسٹ کیا گیا جو نگیٹو رہا۔ احتیاط کے طور پر انہیں دہلی میں ایئرپورٹ کے قریب ایک ہوٹل میں رکھا گیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، تشویشناک صرف تنہائی ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔